बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलीम अकेडमी। ये हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स D1 रिवीजन एक्सरसाइज A2। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक पहले कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, यानी कि रिमेनिंग सारी एक्सरसाइज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 है विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हमने कैलकुलेटर को यूज़ किए बगैर हमने क्या करना है कि हमने कैलकुलेटर को यूज़ किए बगैर हमने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड करना है, यानी हमने इसको कैलकुलेट करना है। तो चलें अभी करके दिखाते हैं आपको। आप लोग कोशिश किया करें कि पहले सोल्यूशन देखने से पहले आप लोग पहले खुद ट्राई किया करें क्वेश्चन को। अगर आपसे ना हो तो फिर आप यहाँ से सोल्यूशन देखा करें। ओके जी, सबसे पहले आपने इसमें क्या करना है कि इसमें जो मिक्स नंबर्स आ रहे हैं उनको पहले आप सॉल्व करें। जैसे देखें ये जो मिक्स फ्रैक्शन आ रही है -3 होल 1/20, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 3 पहले मल्टीप्लाई होगा 20 के साथ, तो ये आ जाएगा 23 60। तो ऊपर जो 1 है उसको हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 61/20। ओके, तो देखें नेक्स्ट जो है वो फ्रैक्शन वो वैसे ही है, बस एक मिक्स फ्रैक्शन थी उसको हमने सॉल्व कर लिया, बाकी सारी सिंपल फ्रैक्शंस हैं। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने इसकी ब्रैकेट्स को एक्सपैंड कर देना है। ये माइनस है, जब ब्रैकेट एक्सपैंड करेंगे तो बाहर भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये जस्ट आ जाएगा 61/20 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का साइन। ओके जी, नेक्स्ट देखें ये -4/5 है, जब ये ब्रैकेट एक्सपैंड करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा -4/5। अब देखें 3 फ्रैक्शंस हैं, उनके दरमियान में प्लस माइनस है। जब भी फ्रैक्शंस हों और उनके दरमियान में प्लस माइनस हो तो हम हमेशा उनका एलसीएम लेते हैं। अब देखें एलसीएम लेंगे हम 3, 20 और 5 का। एलसीएम लेने के कुछ शॉर्टकट्स भी होते हैं, उस पर हम एक पूरी वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि आप नंबर्स का एलसीएम कैसे ले सकते हैं, एक जैसे नंबर्स का या डिफरेंट नंबर्स का। लेकिन शॉर्टकट्स जो हैं वो अक्सर भूल जाते हैं बच्चों को, इसलिए आपको जो रेगुलर मेथड है एलसीएम का वो आपको पता होना चाहिए। अब आप यहाँ पे एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे 20 और 5 दो ऐसे नंबर हैं जो कि 5 के टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं। इसको आप 5 पे डिवाइड करें, 3 यहाँ पर एज इट इज़ आएगा, तो 5 4 20 और 5 1 5। आप देखें 3 4 और 1 ये तीनों अलग अलग नंबर्स पर डिवाइड हो रहे हैं। तो एलसीएम अगर आप एलसीएम क्वेश्चन कर रहे हों तो आपने यहाँ पे 3 पे डिवाइड करना है, फिर 4 पे डिवाइड करना है, नीचे आपने 1 1 1 लेके आना है। लेकिन हम चूँकि यहाँ पे रफ वर्क कर रहे हैं तो हम यहाँ से डायरेक्ट ही इसका एलसीएम का आंसर निकाल लेते हैं। वो कैसे आएगा, आप इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें। तो 4 1 4, 4 3 12, 12 5 60। अगर 12 5 आपको बड़ा नंबर लग रहा है तो आप ऐसा किया करें कि आप दूसरी साइड से शुरू कर दिया करें मल्टीप्लिकेशन, फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा। जैसे 5 3 15, तो 15 4 टाइम्स फाइंड करना जो है वो ईजी है एज़ कम्पेयर टू 12 5 टाइम्स। तो 15 4 टाइम्स जो है वो भी 60 होता है। ओके जी, तो यानी कि इनका जो एलसीएम है वो 60 आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, एक सिंगल फ्रैक्शन लगानी है और सिंगल फ्रैक्शन लगाकर आपने उसके नीचे लिख देना है 60। ओके ओके जी, तो अब देखें ये 60 लिख दिया। अब आपने ऊपर जो 3 है उसका टेबल पढ़ना है कि 60 आए। 3 20 साथ 60 होता है, तो 20 जो आ रहा है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर यानी कि 2 के साथ, तो 22 आ जाएगा 40। ओके जी, इसके बाद आएगा प्लस का साइन, प्लस का साइन आएगा ऊपर न्यूमरेटर में 40 के साथ। अब 20 का टेबल पढ़ें कि 60 आए, यानी अब हम सेकंड फ्रैक्शन को सॉल्व कर रहे हैं, उसके डिनोमिनेटर में 20 आ रहा है, तो हम 20 का टेबल पढ़ेंगे कि 60 आए। 23 60, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 61 के साथ। तो यहाँ पर आपने रफ वर्क में लिखना है 61
और इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 3 के साथ। तो 3 1 सा 3 और 6 3 सा 18, तो ये आ जाएगा 183। 183। अच्छा, उसके बाद आएगा माइनस का साइन। तो आप देखें 5 का टेबल पढ़ेंगे 60 आए, 5 12 ज़ा 60, तो 12 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ, 12 4 ज़ा 48। तो अब आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लें। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो अभी हम यहाँ पर लिखते हैं। कैलकुलेटर पे करेंगे 40 प्लस 183 माइनस 48, तो ये आंसर आ रहा है 175 और डिनोमिनेटर में आ रहा है 60। इसको आप कैंसिल करें किसी सेम टेबल पे, तो कैंसिलेशन के बाद जो आपके पास आंसर आएगा 175 डिवाइडेड बाय 60, 35/12। 35/12 यानी कि हमने इसको 5 के टेबल पर डिवाइड कर दिया। तो चलें जी बुक से आंसर चेक कर लें आप। बुक में आंसर है 2 होल 11/12। तो वो कैसे आएगा, आपने 35 को जो है वो इस तरह से डिवीजन के अंदर रखना है और आपने 12 को बाहर रखना है। तो हमने इसका आंसर देना है मिक्स नंबर में। तो मिक्स नंबर में आंसर कब देते हैं, जब हमारे पास जो न्यूमरेटर है वो बड़ा हो और डिनोमिनेटर जो है वो छोटा हो। तो 12 का टेबल पढ़ेंगे 35 आए, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, तो 12 2 ज़ा आएगा 24। 5 में से जो है वो 4 माइनस किए 1, 3 में से 2 1। यहाँ से आप शुरू करें दिस एंटी क्लॉकवाइज आपने जो है वो यहाँ पे क्लॉकवाइज आपने जो है वो इसका आंसर लिख देना है 2 होल 11/12। 2 होल 11/12, यहाँ पे 2 इधर 11/12। तो यही हमारे पास आंसर है बुक में। चलें जी आगे चलते हैं नेक्स्ट बी पार्ट में। तो इसी क्वेश्चन का बी पार्ट क्या था, बी पार्ट ये था कि आपने यूज़ अ कैलकुलेटर टू इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग गिविंग एन आंसर करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। आपने कैलकुलेटर पे जो है वो इनको सॉल्व करना है और उसके बाद आपने आंसर देना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो कैलकुलेटर में आपने ये सॉल्व करना है, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर्स होते हैं, उसके अंदर आपने ब्रैकेट्स के साथ ये सारा एक्सप्रेशन लिख देना है और लिखने के बाद आपने एंटर प्रेस करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आपने ये सारा एक्सप्रेशन लिखना है और एंटर प्रेस करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, ये ए पार्ट का आंसर है फर्स्ट पार्ट का और ये सेकंड पार्ट का, क्योंकि कैलकुलेटर जो है वो आपको यूज़ करना आता है। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास ये है, केट हैज़ 2 बॉक्सेस ऑफ बटन्स। केट कोई नाम है, उसके पास बटन्स के 2 बॉक्सेस हैं। ये देखें जी कितनी प्यारी डायग्राम है। अल्लाह ताला हमारे जो ग्राफिक डिज़ाइनर है हमारी अकेडमी के, अल्लाह ताला उनको अच्छी ज़िंदगी दे, वो हमारे लिए बहुत काम करते हैं इस तरह का। ये जो डायग्राम उन्होंने आपके लिए बनाई है, ये बेसिकली उन्होंने फ़ोटोशॉप या कोरल ड्रा को यूज़ करके ऐसी डायग्राम्स बनाते हैं। वो इसमें 2-2 3-3 घंटे लग जाते हैं ये डायग्राम को बनाने के लिए। हमारे पास जॉब करते हैं, तो आप भी उनको दुआ दीजिए, जब आप ये वीडियो देखें आपको समझ आए तो आप दुआ में याद रखा करें ऐसे लोगों को। ओके जी, देखें जी डायग्राम को समझते हैं। केट हैज़ 2 बॉक्सेस ऑफ बटन्स। केट जो है उसके पास बटन्स के 2 बॉक्सेस हैं, ये है बॉक्स ए और ये है बॉक्स बी। आफ्टर शी ट्रांसफर्स 15 बटन्स फ्रॉम बॉक्स ए टू बॉक्स बी। अच्छा, आप देखें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो वहाँ पे आपको उसकी समझ नहीं आती, लेकिन पहले आपने जब भी वर्ड प्रॉब्लम आए तो आपने पहले क्या करना है, आपने पहले सारी प्रॉब्लम को एक बार पढ़ना है।
उसके बाद आपने देखना है कि आप इसमें डायग्राम बनाएंगे या आप इसको रफ वर्क में सॉल्व करेंगे या किस तरह से आप इसका आंसर लेके आएंगे। तो चलिए पहले हम सारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आफ्टर शी transfers 15 buttons from box A to box B, the number of buttons in box B becomes 5/7 of the number of buttons in box A. If there are 35 buttons in box B originally, find the initial number of buttons in box A. अच्छा देखें, शुरू में क्या है कि it has 2 boxes of buttons. ये 2 boxes आ गए हमारे पास। After she transfers 15 buttons from box A to box B, जब उसने बॉक्स ए से बॉक्स बी में 15 बटन ट्रांसफ़र किए, द नंबर ऑफ बटन्स इन बॉक्स बी बिकम्स, तो जो बॉक्स बी में जो बटन थे ना वो कैसे बन गए 5/7 ऑफ द नंबर ऑफ बटन्स इन बॉक्स ए। यानी वो बॉक्स ए के जो बटन्स थे उनके 5/7 टाइम्स हो गए। इफ़ देर आर 35 बटन्स इन बॉक्स बी ओरिजिनली, देखें ओरिजिनली बॉक्स बी में कितने बटन्स हैं 35, तो ओरिजिनली बॉक्स ए के जो बटन है वो हमें नहीं पता, तो हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द इनिशियल नंबर ऑफ बटन्स इन बॉक्स ए। हम बॉक्स ए के जो बटन है उसको हम लेट कर लेते हैं एक्स, ठीक है, ये हमने एक्स लेट कर लिया, ये बॉक्स ए के बटन हैं। अच्छा, अब ओरिजिनली यानी कि सबसे पहले जो है बॉक्स बी में कितने बटन थे, वो थे 35, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो देखें बॉक्स ए और बॉक्स बी में 35 बटन, बॉक्स बी में 35 थे, तो बॉक्स ए में एक्स बटन्स थे। अच्छा, अब स्टोरी क्या है, उसके बाद क्या होता है, आफ्टर शी ट्रांसफर्स, यानी कि ट्रांसफ़र के बाद, आफ्टर ट्रांसफ़र क्या होता है 15 बटन्स फ्रॉम बॉक्स ए टू बॉक्स बी, यानी जैसे ही वो बॉक्स ए से बॉक्स बी पे 15 बटन ट्रांसफ़र करती है, तो बॉक्स ए से जब 15 बटन जाएंगे बॉक्स बी में, तो बॉक्स ए में क्या बटन आ जाएगा x-15, ओके, यानी कि जितने बटन थे बॉक्स ए में, फिर वो ट्रांसफ़र के बाद आ जाएगा x माइनस उतने बटन, यानी कि 15 बटन चले गए तो x-15 आ जाएगा। और फिर क्या होता है, द नंबर ऑफ बटन्स इन बॉक्स बी बिकम्स 5/7 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बटन्स। ये तो क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है, लेकिन होगा क्या, जब बॉक्स ए से 15 बटन्स चले जाएंगे तो बॉक्स ए में आ जाएगा x-15, तो वो 15 बटन्स कहाँ जाएंगे, वो बॉक्स बी में जाएंगे। तो बॉक्स बी में पहला था 35 में 15 प्लस किए तो ये हो जाएगा 50। तो देखें, उम्मीद है आपको डायग्राम समझ में आ गई होगी। अगर ये डायग्राम समझ में आ जाए तो समझे कि सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। पेपर में डायग्राम बनाना लाजमी नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम डायग्राम बना रहे हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ लें। तो चलें जी, अभी करके दिखाते हैं आपको। डायग्राम को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं क्योंकि आपको ना डायग्राम की समझ आ गई है। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। अच्छा जी, अब देखें, ये जो केट हैज़ 2 बॉक्सेस आफ्टर शी ट्रांसफर्स, पहले आप लेट करें, लेट द नंबर ऑफ बटन्स इन बॉक्स ए, let the number of buttons in box A is equal to x। फर्ज करेंगे बॉक्स ए में आपके पास जो है ना वो x बटन्स हैं, एंड द नंबर ऑफ बटन्स इन बॉक्स बी। तो बॉक्स बी में कितने बटन्स हैं ओरिजिनली, यानी कि सबसे पहले वो थे 35। ये दोनों बॉक्सेस के बटन्स हमने लिख दिए। ओके, आफ्टर शी ट्रांसफर्स, अच्छा जब ट्रांसफ़र के बाद जो थे, चलें पहले उसको लिख लेते हैं। आफ्टर ट्रांसफ़र के बाद क्या होगा, ट्रांसफ़र के बाद द नंबर ऑफ बटन्स इन बॉक्स ए, वो कितने हो जाएंगे, वो आ जाएगा x-15। तो उसके बाद क्या होगा, द नंबर ऑफ बटन्स इन बॉक्स बी,
तो बॉक्स बी में कितने आ जाएंगे? पहले बॉक्स बी में 35 थे, तो अब बॉक्स बी में आ जाएंगे 50। अच्छा, अब क्या स्टोरी है कि द नंबर ऑफ बटन्स इन बॉक्स बी becomes 5/7 of the number of buttons in box A. तो number of buttons in box B वो कितने हैं? तो आप यहाँ पर लिखें कि according to the statement of the question we have, क्या होगा कि 5/7 क्या था कि द नंबर ऑफ बटन्स इन बॉक्स बी बिकम्स 5/7 ऑफ द नंबर ऑफ बटन्स इन बॉक्स ए। 5/7 ऑफ द नंबर ऑफ बटन्स इन बॉक्स ए। बॉक्स ए में कितने हैं? x-15। तो बॉक्स बी में कितने हैं? यानी ये सारे जो हैं, ये स्टेटमेंट, ये सारी किसके इक्वल है? बटन्स इन बॉक्स बी, यानी कि 50। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी इस स्टेटमेंट की। ओके जी, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें, ये जो 7 है इसको हम ले जाते हैं उस तरफ 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 5 7 35, तो ये आ जाएगा 350। तो उस साइड पे जो है वो 5 जब मल्टीप्लाई होगा x-15 के साथ, तो आ जाएगा 5x माइनस 15, 5 75। ओके जी, अब देखें ये जो 75 है ये उस तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, तो 350 प्लस 75 करें 350, तो 50 ऐड किए 400, तो आ जाएगा 425। अच्छा जी, अब देखें x फाइंड करना है, तो 5 को जो है वो सिर्फ डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा 525/5। ओके जी, अब आप क्या करें कि इसकी कैंसिलेशन कर दें। 5 8 40, तो 2 रिमाइंडर आएगा, तो बन जाएगा 25, 5 5 25। तो x आपके पास आ गया 85। तो बेसिकली x हमारे पास क्या था? x हमारे पास जो हमने लेट किया था वो था नंबर ऑफ बटन्स इन बॉक्स ए। ओके, तो इस स्टेटमेंट में जो मेन चीज़ है ना वो ये है, जो आपने याद रखनी है, वो ये वाली चीज़ है। यहाँ से the number of buttons in box B becomes 5/7 of the number of buttons in box A. ओके, यानी नंबर ऑफ बटन्स इन बॉक्स बी, यहाँ तक ये जो चीज़ है ये है 50। ओके, बिकम्स का मतलब क्या होता है? बिकम्स का मतलब है इज इक्वल टू। ओके, बिकम्स का मतलब है इज इक्वल टू। बिकम्स आ जाए, इज आ जाए, आर आ जाए, हैज़ आ जाए, हैव आ जाए, इन सब का मतलब जो है होता है मैथमेटिक्स में इज इक्वल टू। अच्छा, 5/7 इधर आ जाएगा 5/7 ऑफ क्या होता है? ऑफ होता है मल्टीप्लिकेशन। तो आगे क्या है? द नंबर ऑफ बटन्स इन बॉक्स ए। तो बॉक्स ए क्या आ जाएगा? x-15। ओके, तो ये स्टेटमेंट थी, इसको समझना काम है। ये समझ आ गई तो समझें कि सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ठीक हो गया। जब इस तरह से आप जो है वो गंद मचाते हैं ना रफ कॉपी के ऊपर, तो बहुत मज़ा आता है। ये जो मैथमेटिक्स से प्यार करते हैं ना जो बच्चे, वो समझ जाते होंगे इस चीज़ को। अच्छा जी, चलिए आगे मूव करते हैं। x आपके पास आ गया 85। तो x क्या चीज़ थी जो हमने लेट किया था? x था नंबर ऑफ बटन्स इन बॉक्स ए। तो हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे कि हेंस द नंबर ऑफ बटन्स इन बॉक्स ए इज इक्वल टू 85। जब आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो कोशिश किया करें कि एंड में जो स्टेटमेंट आप लिखा करें लाजमी वो स्टेटमेंट जो कि क्वेश्चन में पूछी गई है। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बटन्स इन बॉक्स ए, तो हमने इस तरह से बता दिया है द नंबर ऑफ बटन्स इन बॉक्स ए इज इक्वल टू 85। चलें जी आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7
हो ये देखें हमारे ग्राफिक डिज़ाइनर साहब ने क्या खूबसूरत डायग्राम बनाई है। वाह जी वाह, अल्लाह ताला सलामत रखे इनको, ऐसी डायग्राम कि आप देखते ही क्वेश्चन समझ जाएं। चलें अभी इसको थोड़ा सा हम जो है वो स्मॉल करते हैं क्योंकि हमने क्वेश्चन भी अंडरस्टैंड करना है। चलें जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है देवी। देवी कोई इंडियन है, तो हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है कि वो इंडियन है या पाकिस्तानी है या कहाँ से है। देवी एक नाम है। देवी वुड लाइक टू बाय अ रेक्टेंगुलर कारपेट। देवी जो है उन्होंने रेक्टेंगुलर कारपेट को बाय करना है, यानी रेक्टेंगुलर कारपेट को ख़रीदना है फॉर हर लिविंग रूम, अपने लिविंग रूम के लिए। द कारपेट मयर्स, कारपेट की जो डायमेंशंस है ना, जो उसकी मयरमेंट्स हैं वो है 4 होल 1/10 मीटर बाय 2 होल 9/10 मीटर। ठीक है, डायमेंशंस का मतलब है कि ये एक लेंथ है और एक विड्थ है। आप किसी को भी लेंथ ले लें, किसी को भी विड्थ ले लें। रेक्टेंगुलर प्लॉट्स में ये कोई चीज़ जो है वो रेक्टेंगुलर शेप्स में इस तरह से कोई चीज़ मैटर नहीं करती कि आप लेंथ क्या ले रहे हैं या विड्थ क्या ले रहे हैं। जो ज़्यादा हो वो लेंथ ले लें, जो कम है वो विड्थ ले लें। अच्छा जी, राइट डाउन अ कैलकुलेशन यू कुड डू मेंटली। वाह, मेंटली की बात आ जाए तो क्वेश्चन तो बहुत ही आसान हो जाता है। यू कुड डू मेंटली टू एस्टिमेट, एस्टिमेट यानी कि आपने एस्टिमेट करना है द एरिया ऑफ द कारपेट। आपने कैलकुलेशन करनी है जिसमें आप कारपेट का जो एरिया है वो आप मेंटली कैलकुलेट कर सकें। तो चलें जी, अब देखें जो इसकी डायमेंशन है 4 होल 1/10 मीटर, इसको आप कैसे लिख सकते हैं। 10 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 10 4 ज़ा 40, उसमें 1 प्लस करें तो आ जाएगा 41/10। 41/10 को डिवाइड करेंगे तो सिंपल जब 10 100 या 1000 से डिवाइड करते हैं तो होता क्या है कि ये ज़ीरो चला जाता है, इस 1 के साथ कैंसिल हो जाता है, तो इस 1 की जगह पे आ जाता है डेसिमल, तो ये बन जाता है 4.1, तो ये आ जाएगा 4.1 मीटर। तो इस तरह से ये देखें, ये जो हमारे पास विड्थ है 2 होल 9/10 है, तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करें, 20 में 9 जो है वो प्लस करें तो आ जाएगा 29/10। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो आ जाएगा 2.9 मीटर। तो 2.9 मीटर आपके पास आ गई इसकी विड्थ और 4.1 मीटर इसकी आ गई आपके पास लेंथ। अब जब एरिया फाइंड करना है तो हम सिंपल लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा जी, आगे भी पढ़ लें। गिवन डैट ईच स्क्वायर मीटर ऑफ द कारपेट कॉस्ट दिस। जो हर स्क्वायर मीटर है ना कारपेट का, जैसे ये कारपेट है तो ये इसका आ गया 1 स्क्वायर मीटर, ये आ गया 2 स्क्वायर मीटर, ये आ गया 3 स्क्वायर मीटर, ये आ गया 4 स्क्वायर मीटर। इस तरह से ना स्क्वायर मीटर्स इसके अंदर कारपेट्स के अंदर होते हैं। तो जो ईच स्क्वायर मीटर है ना उसकी जो कॉस्ट है ना वो है $89.75। बहुत महंगा है ये तो। अच्छा जी, राइट डाउन अ कैलकुलेशन। हमने ये कैलकुलेशन जो है वो करनी है। यू कुड डू मेंटली। वाओ, अगेन मेंटली। तो देखें फिर क्वेश्चन आसान हो गया। आपने कैलकुलेशन करनी है मेंटली टू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ द कारपेट, कारपेट की कॉस्ट निकालने के लिए। इस क्वेश्चन को समझने के बाद आपके घर के जो कमरे हैं उसके अंदर जो कारपेट डलना है आप उसकी भी कॉस्ट निकाल सकते हैं। ओके, ये बेसिकली एप्लीकेशन है एरिया की, वो भी एस्टिमेशन के साथ। और हम जब घर में कोई भी काम करते हैं तो हम उसको हमेशा एस्टिमेट ही करते हैं और वो हमेशा एस्टिमेशन से ज़्यादा ही खर्चा होता है उसमें। चलें जी स्टार्ट करते हैं इसका सलूशन। तो इस डायग्राम को हम थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं ताकि हम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकें। तो डायग्राम की समझ तो आपको आ गई होगी। अच्छा जी, सलूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखें पहले हमने क्या करना है, राइट डाउन ए कैलकुलेशन यू कुड डू मेंटली टू एस्टिमेट द एरिया ऑफ द कारपेट। एरिया ऑफ द, बल्कि आप उससे पहले लिखें कि लेंथ ऑफ द कारपेट, लेंथ ऑफ द कारपेट। वो हमारे पास क्या गिवन है, 4 होल 1/10, तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, ये आ जाएगी 41/10। ओके, और 41/10 किसके इक्वल होगा, ये बेसिकली होगा 4.1। तो ये इसकी आ गई लेंथ आपके पास 4.1 मीटर। ठीक है, साथ में इसका यूनिट भी लिख लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आप देखें कि लेंथ के बाद हम लिखते हैं विड्थ। विड्थ लिख लें, ब्रेड्थ लिख लें, एक ही बात है। ब्रेड्थ ऑफ द कारपेट, तो वो हमारे पास है 2 होल
9/10, तो ये बन जाएगा आपके पास 29/10 और ये आ जाएगा 2.9। ओके, अच्छा जी, लेंथ आ गई और ब्रेड्थ आ गई। तो अब देखिए, अब हमने निकालना है एरिया ऑफ द कारपेट, लेकिन इससे पहले आप लिखें एस्टिमेटेड एरिया ऑफ द कारपेट, एस्टिमेटेड एरिया ऑफ द कारपेट। अच्छा, जब आपने एरिया निकालना तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ की जगह पे लेंथ आएगी, ब्रेड्थ की जगह पे ब्रेड्थ आएगी, यानी कि आ जाएगा 4.1। आप चाहे पहले फॉर्मूला लिख लें फिर वैल्यूज पुट कर दें, ये आप पर डिपेंड करता है। तो चलें पहले फार्मूला लिख लेते हैं ताकि आप ज़रा इजीली समझें। लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ओके जी। अब लेंथ की जगह पे आ जाएगा आपके पास 4.1 और ब्रेड्थ की जगह पे आ जाएगा 2.9। अच्छा जी, अब देखें कि 4.1 जो है इसको आपने एस्टिमेट करना है, तो 4.1 को एस्टिमेट करेंगे नियरेस्ट टू होल नंबर्स में, तो ये आपके पास आ जाएगा 4। 2.9 को भी आपने एस्टिमेट करना है, इसको नियरेस्ट टू होल नंबर में एस्टिमेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3, तो ये बन जाएगा 4 इंटू 3। तो देखें 4 इंटू 3, आप इसका आंसर 12 भी लिख सकते हैं या आप इसको वैसे 4 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब एस्टिमेशन की बात आ जाए तो आपने उसमें कैलकुलेट नहीं करना होता, आपने उसमें बस एस्टिमेटेड आंसर लिखना होता है कि इस तरह का आंसर आएगा बस। तो 4 इंटू 3 लिख के आप इसके आगे इसका यूनिट लिख दें। तो चलो नेक्स्ट टाइम में हम इसका यूनिट भी लिख लेते हैं। अच्छा, यूनिट इसका होता है मीटर स्क्वायर, तो ये इसका यूनिट आ जाएगा। ओके जी, तो ये एस्टिमेटेड एरिया आ गया कारपेट का। ओके, तो इसके बाद हमने क्या फाइंड करना था, सेकंड केस क्या था कि गिवन दैट ईच स्क्वायर मीटर कॉस्ट दिस, राइट डाउन द कैलकुलेशन यू कुड डू मेंटली टू एस्टिमेट द कॉस्ट। अच्छा देखें, जब कॉस्ट आपने निकालनी हो ना किसी भी कारपेट की या किसी भी चीज़ की, तो आप सिंपल क्या करते हैं कि आप उसके एरिया को उसकी जो पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी एरिया को आपने जो पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट आ रही है उससे आप उसको मल्टीप्लाई कर दें। तो ये पर स्क्वायर मीटर ही है ना, गिवन डैट ईच स्क्वायर मीटर ऑफ द कारपेट कॉस्ट दिस, तो $89.75 को जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये बन जाएगा $90। तो आप यहाँ पे क्या करें, क्वेश्चन में क्या था, टू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ द कारपेट, तो यहाँ पे लिखें कि एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द कारपेट। एस्टिमेटेड कॉस्ट आपके पास क्या आ जाएगी, आप पहले एरिया लिखें, तो 4 टाइम्स 3 एरिया आ जाएगा और फिर उसके बाद आ जाएगा उसकी वो कॉस्ट जिस पर जो है आपने जो आपने पर स्क्वायर मीटर ली है वो हमने एस्टिमेट की थी 90, तो ये आ जाएगी इसकी कॉस्ट। और याद रखें, जब आप एरिया को कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो जो आपके पास आंसर आएगा ना वो कॉस्ट आएगी, तो कॉस्ट किस में आएगी, डॉलर्स में, तो इससे पहले आपने लगाना है डॉलर का साइन। ठीक है जी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। चलें आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा देखें, एक और चीज़ ध्यान में रखें कि जब आपने ऐसे जैसे इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें पूछी गई हैं, ये पहले क्या पूछा था कि एरिया मेंटली कैलकुलेट करें उसके बाद कॉस्ट निकालें, तो जब आपने एक चीज़ फाइंड कर लें ना पेपर में ऐसे, तो दूसरी चीज़ से पहले आप थोड़ी सी स्पेस दे दिया करें। उस स्पेस का मतलब होता है कि आपने एक काम कर लिया और उसके बाद आपने दूसरा काम शुरू कर दिया या उसको भी आप ख़त्म कर रहे हैं। इससे जो है आपकी मिस जो हैं जो आपको पढ़ा रही हैं स्कूल में वो बहुत खुश हो जाएंगी कि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा सीख रहा है मेरे से। दूसरी बात आपसे हम ये कहेंगे कि हमें बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, बड़ी कॉल्स आती हैं कि सर आप इंग्लिश में पढ़ाएं,
तो इसके अलावा कुछ 50% बच्चों की कॉल्स आती हैं, सर आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आप उर्दू में ही पढ़ाते रहें, हम उर्दू में ही सीखना चाहते हैं, हमें उर्दू में समझ आती है। तो आप में से ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान के बाहर से कहीं से ओ लेवल्स कर रहे हैं या कहीं पाकिस्तान के बाहर मौजूद हैं और वो हमारी वीडियोस को देखते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि हमें कमेंट्स में बताएं कि हम किस तरह की वीडियोस बनाया करें आपके लिए। हम इंग्लिश में वीडियोस बनाएं, उर्दू में वीडियोस बनाएं, या किस लैंग्वेज में बनाएं, या इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करें। फिर आप जो इम्प्रूवमेंट बताएंगे हम कोशिश करेंगे कि उस तरह की इम्प्रूवमेंट जो है अपने वीडियोस के अंदर लेकर आएँ। लेकिन हमने बहुत ही ज़्यादा प्लान किया है इसको कि हम वाइट बोर्ड पर नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि वाइट बोर्ड पर हमें समझ नहीं आती, कोई अगर यूट्यूब पे पढ़ा रहा हो तो आपको कैसे समझ आएगी। इसलिए हमने टाइप इसलिए किया है कि आप अच्छी तरह से देखें, इसको क्लियर नज़र आए आपको कि हम क्या टाइप कर रहे हैं, कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं, कैसे सॉल्व कर रहे हैं, क्या डायग्राम है, कैसे क्वेश्चन करना है, ये वो एवरीथिंग। तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताया करें आपको वीडियो कैसी लगे और सजेशन ज़रूर दिया करें। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 अब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस। आपने इसके और इसके इन दोनों के सम से आपने क्या करना है, सम ऑफ दिस एंड दिस को आपने इसके और इसके सम से आपने इस वाले सम को माइनस करना है। ठीक है, जो फ्रॉम के बाद आ रहा है उसको आप पहले लिखेंगे, जो पहले आ रहा है उसको आप बाद में लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, हम सिंपल तरीका आपको बताएंगे कि देखें, आपने सब्ट्रैक्ट करना है इस एक्सप्रेशन को किस से, ये देखें ये लिखा हुआ है फ्रॉम। ओके, ये फ्रॉम आपको दिखाई दे रहा है ना, तो ये फ्रॉम के बाद जो आ रहा है उसको आपने पहले लिखना है। तो आप यहाँ पर क्या करें कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं -8x + 9 + 15 - 4x। ये जो एक्सप्रेशन है इसमें से हमने क्या माइनस करना है, इसमें से हमने माइनस करना है -7x + 4 + 5x + 7, और इससे पहले आप = का साइन लगा लें। ये जो हमारे पास क्वेश्चन था उसको हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की शेप में खुद से लिख दिया। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, एक्सपेंड करें तो ये ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो ये आ जाएगा -8x + 9 ऐसे ही, और इसके बाहर भी प्लस है तो ये एक्सप्रेशन भी इस तरह से आ जाएगा। अच्छा जी, ये देखें इसके बाहर भी प्लस है तो ये एक्सप्रेशन भी ऐसे ही आ जाएगा, और इसके बाहर भी प्लस है ब्रैकेट के बाहर तो ये एक्सप्रेशन भी इसी तरह से ही एक्सपेंड हो जाएगा। अब आप इनको सॉल्व कर लें, आप इनको सिंप्लीफाई कर लें, इनको प्लस माइनस कर लें। -8x और -4x जो है इनको आप इकट्ठा करके लिख लें, और 9 और 15 अलग से आ जाएगा। -7x और +5x को आप जो है कंबाइन करके लिख लें, और 4 और 7 अलग से आ जाएगा। अच्छा जी, -8x -4x ये आ जाएगा आपके पास -12x, और +9 +15 9 15 25 24 आ जाएगा। -7 + 5 का आंसर आ जाएगा -2x, 7 और 4 का आंसर आ जाएगा 11। तो अब आप क्या करें कि अब आप जो है इनको एक्सपेंड कर दें, ये जो है इसको ब्रैकेट से बाहर लें, ब्रैकेट के बाहर आपके पास है प्लस तो साइन वैसे ही रहेंगे, लेकिन जब इसको आप बाहर लाएंगे ना तो ये साइन चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज कैसे होंगे कि ये आपके पास बन जाएगा, यहाँ पर पहले आएगा -+2x और फिर +-11।
ओके जी, अब आप कह रहे हैं क्या करें, -12x के साथ आप लिख लें +2x। -12x प्लस 2x ये आ जाएगा -10x, और 24 में से 10 14, तो ये आ जाएगा 13। तो -10x प्लस 13 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। ये था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम नेक्स्ट शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 5, और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उसको कंप्लीट करें। और चैप्टर 5 के बाद बारी आएगी चैप्टर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड सो ऑन। तो वही सारे रटे रटाए जुमले आपसे बोलूँगा मैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें बहुत ज़्यादा, और दिल लगा के पढ़ें। मैथमेटिक्स जो है उससे मोहब्बत करें, इससे प्यार करें। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, और ये उन्हीं को आता है जो इसको लाइक करते हैं, जो वीडियो को लाइक करते हैं उनको भी आता है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम।